दरवाजे की घंटी बजी तो बंटी और बबली दोनों ही दौड़े, मगर जीती बबली। उसने लपक कर दरवाज़ा खोला। ओह सन्नी भैया, सोनी दीदी, कहते हुए वह बच्चों से लिपट गई। फिर दोनों ने उन दोनों का गर्मजोशी से अभिवादन करते हुए स्वागत किया। बात लगभग 10 साल पहले की है। राज और परमजीत, जो कई साल पहले पंजाब से जाकर लंदन में बस गए थे, वे कई साल बाद अपने पैतृक गांव आए थे। उनका कार्यक्रम कुछ दिन दिल्ली में आदर्श नगर में रह रहे जीजा जी पुनीत और दीदी सिमरन से मिलकर पंजाब जाने का था। एक सप्ताह तक दोनों परिवारों ने खूब मौज मस्ती की और फिर राज अपने परिवार के साथ पंजाब अपने गांव चले गए। दरअसल राज 90 के दशक में उस समय लंदन गए थे, जब पंजाब से लोग काम की तलाश में अवैध रूप से ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका जा रहे थे। देश में बेरोजगारी और खेतीबाड़ी में ज़्यादा मेहनत और कम आमदनी के चलते डॉलर और पाउंड की कमाई करने के लालच में लोग अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर बच्चों को अवैध तरीक़ों से विदेश भेज रहे थे। पंजाब व देश के अन्य भागों से विदेश जाने की होड़ के चलते दलाल और ट्रैवल एजेंट्स ने लूट मचा रखी थी। सरकारी तंत्र में इस धंधे को कबूतरबाजी का नाम दिया गया था। राज के पिताजी ने भी अपना ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा बहुत ही कम दामों में बेचकर दलाल के माध्यम से वीज़ा लगवाकर बेटे को लंदन भेज दिया। राज कोई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए शुरू में तो उन्होंने पेट भरने के लिए मजदूरी तक की और पेट्रोल पंप पर भी काम किया। कई साल बाद किसी एनआरआई की मदद से टैक्सी ड्राइवर की नौकरी मिली। दिन रात काम करके राज अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने पिताजी के पास भेजते रहते थे। उनके पिताजी को बड़ा सहारा मिला और राज के छोटे भाई व बहन सिमरन की पढ़ाई लिखाई व शादी अच्छे से हो गई। राज ने अपना रहन सहन बिल्कुल सादा रखा। कुछ साल बाद अपनी जमा पूंजी और कुछ लोन लेकर कई टैक्सी खरीदकर ट्रैवल सर्विस शुरू कर दी और उनकी अच्छी खासी आमदनी होने लगी। सिमरन की शादी दिल्ली के आदर्श नगर में रहने वाले पुनीत से हुई। पुनीत शादी के समय संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर के पास ऑटो पार्ट्स की एक दुकान पर नौकरी करते थे। राज ने शादी के बाद भी अपनी बहन सिमरन की काफ़ी मदद की और पुनीत को पगड़ी पर ऑटो पार्ट्स की एक दुकान दिलवा दी। पुनीत का काम चल निकला और अब तो उन्होंने मॉडल टाउन में एक कोठी खरीद ली थी। राज के अपनी बहन सिमरन और जीजा पुनीत से संबंध बहुत अच्छे थे और वे दोनों भी उनके एहसान भूले नहीं थे। सिमरन अपने भाई के जन्मदिन पर कोई ना कोई उपहार अवश्य भेजती थी और राज भी हर साल रक्षाबंधन पर सिमरन को कोई ना कोई उपहार ज़रूर भेजते थे। लगभग हर साल भारत आने पर अपने गांव जाने से पहले 2-4 दिन दिल्ली में ज़रूर रुकते थे। इतना ही नहीं, 2 बार तो राज ने सिमरन और पूरे परिवार की टिकट भेजकर उन्हें लंदन और यूरोप के अन्य देशों की यात्रा कराई और उनके घूमने फिरने और खाने पीने का सारा खर्च भी उठाया। इधर पुनीत की आमदनी बढ़ी तो भाई बहन के स्नेह के बीच उनका घमंड आड़े आने लगा। अब वे अपने खर्चे से बच्चों को विदेश यात्रा पर ले जाने लगे। उनकी कोशिश रहती थी कि या तो लंदन जाए ही नहीं या फिर जाएं तो घंटे 2 घंटे बहन के घर मिलकर किसी होटल में ही ठहरें। सिमरन उनके इस व्यवहार से आहत तो बहुत होती थी, पर क्लेश की वजह से चुप ही रहती थी। राज भी जब भारत आते तो अपने गांव जाने से पहले या वापसी में सिमरन के घर घंटे 2 घंटे के लिए मिलने आ जाते। कई बार तो वे सिमरन को एयरपोर्ट पर ही बुला लेते थे। पिछले साल मार्च में राज और उनके परिवार का लंदन से भारत आने का कार्यक्रम बना तो सिमरन ने औपचारिकतावश राज से कम 1 दिन दिल्ली में रुकने का आग्रह किया। वीर जी, 1 दिन तो दिल्ली हमारे यहाँ रुकना, गपशप करेंगे। बच्चे भी कई साल से मिले नहीं हैं। राज मना नहीं कर पाए। जिस दिन राज परिवार सहित दिल्ली सिमरन के घर पहुँचे, उसी दिन कोरोना महामारी फैलने की वजह से देश भर में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई।
इस बार सिमरन के अलावा खुराना परिवार के किसी भी सदस्य ने राज और उनके परिवार के आने पर कोई विशेष खुशी व्यक्त नहीं की। लॉकडाउन की घोषणा होते ही सबके मन में यह आशंका घर कर गई कि अब न जाने कितने दिनों तक राज और उनका परिवार यहीं टिका रहेगा। 2 दिन तो जैसे तैसे बीते, मगर तीसरे दिन पुनीत की आवाज़ में एक तल्खी थी। यार सिमरन, यह तुम्हारे भाई और इसकी फैमिली को पंजाब भेजने का कुछ करो। कब तक हम ऐसे ही परेशान होते रहेंगे? ज़रा धीरे बोलो, वे लोग क्या सोचेंगे? इन्हें क्या पता था कि लॉकडाउन लग जाएगा? कुछ दिन की ही तो बात है, सिमरन ने दबी जुबान में कहा। पुनीत बिफर पड़े। अजी छोड़ो, जब पता था ऐसे हालात बन रहे हैं तो एयरपोर्ट से सीधे पंजाब निकल जाते, यहाँ किस लिए आ गए? सिमरन मन महसूस कर रह गई। उधर बच्चों ने हंगामा मचा रखा था। बंटी और बबली की 1 मिनट भी सनी और सोनी से नहीं बनती थी। ममा, आई कांट शेयर माई रूम विद एनीबॉडी। व्हेन विल दे गो? बंटी गुस्से से तमतमा रहा था। कुछ समय बाद बबली भी बड़बड़ाते हुए आई। ममा, मुझे ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी है, पर सोनी दीदी वीडियो गेम खेल रही हैं, इन्हें समझाओ। सिमरन ने बच्चों को समझाया। अरे पुत्र, तुम नहीं जानते इनके हमारे ऊपर कितने एहसान है। तुम यह भी भूल गए कि लंदन में मामा जी छोटे से अपार्टमेंट में ही कितने दिन तक हम लोग रहते थे। उन्होंने कितनी बार अपने खर्चे से लंदन और कई और देशों की यात्रा हमें करवाई। सिमरन बड़ी दुविधा में थी। वह भाई जिसने उसके लिए इतना सब किया था, इस महामारी में वह चाहते हुए भी उसकी कोई मदद नहीं कर पा रही थी। ज़रा सा एकांत पाते ही वह बच्चों और पुनीत को समझाने का प्रयास करती, लेकिन सब व्यर्थ। पुनीत का पारा तो हर वक्त चढ़ा ही रहता था। एक दिन पुनीत सिमरन पर बुरी तरह झल्ला रहा था। सिमरन, किसी तरह कर्फ्यू पास बन जाए तो इनसे पीछा छूटे। सिमरन भी फट पड़ी। मेरे ऊपर क्यों झल्ला रहे हो? यह जो दिन रात सरकारी अफसरों और पुलिस वालों के यहाँ चक्कर लगाते रहते हो, उन्हीं से मदद क्यों नहीं ले लेते? दिन रात की चिक चिक तो ख़त्म होगी। उधर मौका मिलते ही सिमरन राज को भी समझाने का प्रयास करती। राज मन से तो बहुत दुखी था, पर बहन का मान रखने के लिए कहता, अरे बहना छोड़ भी, जीजा दिल का बड़ा चंगा है, पर वह हालात की वजह से परेशान है। फिर हमें कौन सा पता था कि लॉकडाउन लग जाएगा? वैसे भी हम तो सिर्फ 13 दिन रखने के लिए आ गए, वरना एयरपोर्ट से सीधे पंजाब निकल जाते। ऐसे ही एक दिन सिमरन की काम वाली रजनी ने पुनीत को ऊंची आवाज़ में बात करते हुए सुना, तो सिमरन से पूछ बैठी, दीदी क्या बात है? आजकल साहब बहुत नाराज़ रहते हैं। एक बार तो सिमरन ने अनसुना कर दिया, पर उसके दोबारा पूछने पर किचन में खड़े खड़े धीमे स्वर में सारी बात रजनी को बता दी। रजनी के चेहरे के भाव सिमरन की बातें सुनते सुनते बदल रहे थे। जैसे ही सिमरन ने अपनी बात पूरी की, रजनी शुरू हो गई। दीदी, आप तो अपने भैया की इतनी तारीफ़ करती हैं, आज आप लोग जहाँ हैं वहाँ तक लाने में इनका कितना हाथ है। लगता है साहब ये सब भूल गए। अरे कोनो मदद ना भी किया हो तो भी हैं तो आपके भाई ही ना। मेहमान का भी तो कुछ सम्मान होता है। 2 दिन भाग दौड़ करके पुनीत ने राज और उसके परिवार के लिए कर्फ्यू पास का इंतज़ाम कर लिया। हालांकि कोरोना महामारी की सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार राज और उसके परिवार को हरियाणा पंजाब सीमा पर 1 सप्ताह के लिए क्वारंटाइन करना था, पर पुनीत यह बात बड़ी सफाई से छिपा गए। घर में कदम रखते ही वह बड़े उत्साहित स्वर में बोले, लो राजबाजी, आपका घर जाने का इंतज़ाम करवा दिया। कुछ देर बाद पुनीत जब अपने कमरे में चेंज कर रहे थे तो सिमरन और रजनी की बातचीत उनके कानों में पड़ी। सिमरन कह रही थी, अरे रजनी, घर में मेहमान आए हुए हैं और तू आज फिर लेट हो गई। अरे क्या बताएं दीदी, हम तो आपको बताना ही भूल गए। जिस दिन आपके भैया भाभी आए थे उसी दिन यूपी से हमारी नंद और नंदोई भी आए थे। 2 महीना पहले ननद की शादी हुई थी, सो हमने उनको दिल्ली घुमाने की खातिर यहाँ बुला लिए।
सो थोड़ा काम बढ़ गया है, पर 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। मेरी ननद भी काम में हाथ बटाने लगी है। सिमरन के स्वर में चिंता झलक रही थी। रजनी, इतनी छोटी सी झुग्गी में कैसे गुजारा करोगी? अब तो लॉकडाउन ख़त्म होने तक वे लोग वापस भी नहीं जा पाएंगे। रजनी अपनी ही धुन में बोली जा रही थी। अरे दीदी, चिंता की कोनो बात नहीं, दिल में जगह होनी चाहिए। मेरे ससुर जी झुग्गी बस्ती के प्रधान थे। 2 झुग्गी हमारे परिवार के कब्जे में है, मिलजुल कर रह लेंगे। रही बात खाने पीने की, तो सरकार इस महामारी के चलते सबको मुफ्त राशन दे रही है, उसी से इनका गुजारा भी हो जाएगा। वैसे भी अभी तो हम इनको घूमने के लिए बुलाए हैं, पर कुछ समय बाद मेरे नंदोई को दिल्ली में ही काम दिलाना था। रजनी पल भर के लिए रुकी तो सिमरन ने हाथ के इशारे से उसे चुप कराना चाहा, पर वह कहाँ मानने वाली थी। आखिर भाई का बहन की खातिर कुछ तो फर्ज होता है ना। इस बीमारी के ख़त्म होते ही मेरे पति मेरे नंदोई जी को ऑटो रिक्शा चलाना सिखा देंगे और किराए पर ऑटो लेकर चलाएंगे, तो इनका घर गृहस्थी भी चल जाएगा। तब तक हम तो हैं ही। रजनी की बातें सुनते सुनते सिमरन की आंखें भर आई। उधर दूसरे कमरे में कान लगाकर खड़े पुनीत को न जाने ऐसा क्यों लग रहा था कि रजनी यह सारी बातें उसे ही सुनाने के लिए कह रही है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।